मैं आपकी दोस्त दिव्या देवकी आज आपको ले चलूँगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जहाँ मेरी कहानी की नायिका रहती है। उसका नाम है रूही। रूही अपनी भेड़ों को लेकर गई हुई थी। धूप भी खूब अच्छी खिली थी। वो ज़रा सुस्ताने बैठी ही थी कि उसकी भेड़ें पास में ही चल रही दूसरी भेड़ों में जाकर मिल गई। उसने अपनी भेड़ों को अलग करने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं हुई। तभी उसने देखा पास में ही पत्थर पर लेटे हुए एक लड़के को। उसने जाकर कहा, क्या ये भेड़ें तुम्हारी हैं? लड़के ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, हाँ, और दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गया। रूही ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, वहाँ मेरी भेड़ें तुम्हारी भेड़ों के झुंड के साथ मिल गई हैं। उठो और जाकर उनको अलग करो। लड़के ने हंसकर कहा, मिलने दो, मिलना जुलना तो अच्छी बात है। रूही ने फिर गुस्से से कहा, नहीं, जल्दी उठो और उन्हें अलग करो। लड़के ने उठते हुए कहा, नाराज़ क्यों होती हो, अभी अलग कर देता हूँ। भेड़ों को अलग करने के बाद लड़के ने कहा, क्या तुम हमेशा गुस्से में रहती हो? रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं तो, वो ज़रा घर जाने में देर हो रही थी ना, बस इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर दोनों ने अपने अपने घर की राह ली। रूही की उम्र 14-15 साल की है। बहुत खूबसूरत, मासूम और नाजुक सी, अपने अम्मी अब्बू की एकलौती लाडली बेटी। अगले दिन वो उसी जगह एक पत्थर पर बैठी कुछ खा रही थी। तभी वो लड़का भी अपनी भेड़ें लेकर आ गया और पूछा, क्या तुम रोज़ यहाँ आती हो? रूही ने कहा, हाँ, क्यों? लड़के ने कहा, देखो, अब गुस्सा मत होना, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। रूही ने अपनी जेब से निकालकर लड़के को मेवा खाने को दिया। लड़के ने मेवा लेते हुए कहा, और कल की डांट के लिए? रूही ने हंसते हुए अपनी जेब से एक मुट्ठी मेवा उसे और दिया। लड़का रूही को देखता ही रहा। लाल फिरन और लाल स्कार्फ में उसका चमकता हुआ चेहरा और मोतियों जैसे दांत, उसे लगा जैसे उसके सामने कोई परी बैठी है। रूही ने कहा, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। लड़के ने कहा, मैंने कल से ही आना शुरू किया है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। पर अम्मी अब्बू ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। रूही ने कहा, ज़बरदस्ती क्यों? लड़के ने कहा, दरअसल हम गरीब हैं, हमारे पास सेब के बाग नहीं हैं, अब्बा दूसरों के बाग में काम करते हैं। पहले अम्मी भेड़ लेकर आती थी, पर अब्बू कहते हैं मुझे ये सब करना चाहिए, वरना मैं आलसी बन जाऊंगा। रूही ने कहा, ठीक ही तो कहते हैं वो, तुम्हें अपने अब्बा का सहारा बनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे देखो, मैं भी तो अपने अब्बू की मदद कर रही हूँ। मैं भी तो पहले भेड़ें लेकर नहीं आती थी। पहले इस काम के लिए हमारे यहाँ 2 आदमी थे और भेड़ें भी इससे 3 गुना ज़्यादा थी। लड़के ने कहा, फिर अब तुम क्यों आती हो? रूही ने कहा, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, उनके इलाज में काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए हमने भेड़ें बेच दी और उन आदमियों को भी हटा दिया। हमारी सेब के भी बाग थे, पर धीरे धीरे सब बिक गए। बस थोड़ी सी खेती की ज़मीन बची है, उसे अम्मी देखती हैं और भेड़ों को मैं। लड़के ने कहा, तुम्हारा दिल नहीं करता अपने दोस्तों के साथ खेलूं, मस्ती करूं? रूही ने कहा, करता है, इसीलिए अब मैं अपनी भेड़ों के साथ खेलती हूँ, इनके पीछे भागती हूँ, इन्हें गाना सुनाती हूँ, और पता है, ये भी मेरा गाना आराम से बैठकर सुनती हैं। लड़के ने कहा, भाई मुझे तो भूख लग रही है। रूही ने कहा, तो चलो यहीं दस्तरखान लगाते हैं, मैं भी खाना लाई हूँ। खाना खाते खाते लड़के ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने कहा, रूही। और तुम्हारा? लड़के ने कहा, सनम। रूही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, सनम भी कोई नाम होता है? किसने रखा? लड़के ने कहा, मेरी अम्मी ने। रूही हंसती रही और सनम उसे देखता रहा। सनम ने कहा, तुम कल भी आओगी ना? मैं तो रोज़ आती हूँ, तुम अपनी बताओ, क्या इरादा है? सनम ने कहा, मैं भी अब रोज़ आया करूँगा। रूही ने संजीदा होते हुए कहा, पता है सनम, हमारे अम्मी अब्बू के कदमों में ही हमारी जन्नत होती है। वो जैसे परवरिश करते हैं, हमें लाड़ प्यार से पालते हैं, उनका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। बस एक कोशिश कर सकते हैं कि हम कभी उनका दिल ना दुखाएं, उनका कहा माने, जो वो चाहते हैं वही करें। सनम रूही की बातें गौर से सुन रहा था। उस दिन घर पहुंचते ही सनम ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी,
अब मैं रोज़ भेड़ें लेकर जाऊंगा और अब्बा को कहना कुछ और भेड़ें खरीद लें, और हाँ, कल से खाना थोड़ा ज़्यादा देना। उसकी अम्मी उसे हैरानी से देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये वही सनम है जो कल तो रो रो कर गया था, और आज। उन्होंने सनम की पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक तो है ना? सनम ने अम्मी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको पता है, आपके और अब्बू के पैरों में ही मेरी जन्नत है। मुझे आपका हर हुक्म मानना चाहिए, आपको खुश रखना चाहिए। अम्मी ने कहा, ये सब किसने कहा? रूही ने, सनम ने बताया। अम्मी ने कहा, कौन रूही? सनम ने कहा, वही जो भेड़ें लेकर आती है। पता है अम्मी, उसे आपके हाथ का अचार बहुत अच्छा लगा, कल थोड़ा ज़्यादा देना। अम्मी ने हंसते हुए सनम के बालों में हाथ फेरा और कहा, ठीक है, दे दूंगी। रूही और सनम अब दोस्त बन गए थे। जब भेड़ें चल रही होती, वो दोनों खेलते कूदते इकट्ठे बैठकर खाना खाते। एक दिन जब वो दोनों खाना खाने बैठे तो रूही ने सनम को हलवा देते हुए कहा, ऐसा हलवा तुमने आज तक नहीं खाया होगा। सनम ने खाते खाते ही कहा, तुम्हारी अम्मी ने बनाया है? रूही ने कहा, नहीं, ये तो पंडित चाचा के यहाँ से आया था मेरे लिए। सनम ने कहा, कौन पंडित चाचा? रूही ने कहा, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी कोई बेटी नहीं है ना, बस 2 बेटे हैं। मैं उन्हें राखी भी बांधती हूँ। पता है, उनके यहाँ जब भी हलवा बनता है या मिठाई आती है तो सबसे पहले वो मेरे लिए भेजते हैं। मुझे अपनी बेटी मानते हैं। सनम ने अपने थैले में से सेब निकालकर रूही को देते हुए कहा, ज़रा इसे तो खाकर बताओ कैसा है। रूही ने सेब खाते ही कहा, वाह, ऐसा सेब मैंने आज तक नहीं खाया, कहाँ से लाए? सनम ने कहा, ये मेरे घर में लगे हुए पेड़ का है। जो भी खाता है वो यही कहता है, पूरे कश्मीर में ऐसा स्वाद और ऐसी रंगत कहीं नहीं देखी, सिर्फ हमारे पेड़ पर लगता है ऐसा सेब। शाम होने लगी थी, सूरज ढल गया था। दोनों बच्चों ने अपने अपने घर की राह ली। इसी तरह 2 साल बीत गए। रूही अब 17 साल की हो गई थी। दोनों बच्चों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। एक तरफ उनकी उम्र और प्यार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ रूही के अब्बा की तबीयत बिगड़ रही थी। अब सनम को अपनी गरीबी पे बहुत दुख हो रहा था। वो चाहकर भी रूही की मदद नहीं कर पा रहा था। रूही को 2 दिन हो गए, वो भेड़ें लेकर नहीं आई। सनम देर तक उसका इंतज़ार करता रहा। जब वो तीसरे दिन भी नहीं आई तो सनम का दिल घबराने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं उसके अब्बा को तो कुछ। और अगले दिन वो रूही के घर की तरफ चल पड़ा। ऐसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे गांव होते हैं। उसे उसका घर नहीं पता था, वो किस गांव में रहती है बस यही पता था। वहां पहुंचकर सामने से आ रहे एक 7-8 साल के बच्चे से सनम ने पूछा, सुनो, क्या तुम रूही का घर जानते हो? बच्चे ने चहक कर कहा, वही, अरे वहीं से तो दावत खाकर आ रहा हूँ। क्या तुम्हें भी दावत में जाना था? पर भाई अब तो देर हो गई, तुम देर से आए, दावत खत्म हो गई, अब तो रुखसती हो रही है। सनम का दिल बैठा जा रहा था। उसने घबरा कर पूछा, किसकी रुखसती? बच्चे ने कहा, हमारी रूही आपा की। ये सुनते ही जैसे सनम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पास में पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसका बस चलता तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता, रूही मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो काफ़ी देर तक इसी दीवानगी में वहाँ बैठा रहा। तभी एक सुंदर सजी हुई गाड़ी उसके पास से गुजरी। उसने गौर से देखा, उसमें रूही अपने शौहर के साथ बैठी थी। गांव के बच्चे गाड़ी के पीछे शोर मचाते हुए भाग रहे थे। सनम भी वहाँ से उठा और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर की तरफ इस तरह चल दिया जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। रूही को शादी के बाद सब कुछ मिला, बड़ा घर, नौकर चाकर, एक अच्छा शौहर, पर फिर भी उसका मन खुश नहीं था। वो सनम को भुला नहीं पा रही थी। इस बात से उसके शौहर जावेद बहुत दुखी थे। उनको लगा शायद वो अपने अब्बू की बीमारी से परेशान है। और हुआ भी वही। शादी के 8 दिन बाद ही रूही के अब्बू का इंतकाल हो गया। जावेद साहब ने सब कुछ ऐसे संभाला जैसे वो उनके दामाद नहीं बेटे हों। उनकी इसी बात ने रूही का दिल जीत लिया।
बस अब रूही का एक ही मकसद था, कैसे जावेद साहब को खुश रखे। रूही की शादी को 5 साल हुए हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है, नाम है नवाब। रूही और जावेद नवाब पर जान छिड़कते हैं। नवाब को सेब बहुत पसंद है। जावेद जब भी फल लाते रूही शिकायत करती, आपको फल लेने की ज़रा भी परख नहीं है। अब नवाब स्कूल जाने लगा है। जावेद ही उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और आते हुए फल भी लेते आते हैं। आज रूही ने फल देखते हुए कहा, भाई कमाल के फल लाए हैं आप, बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने कहा, ये कमाल तो उस लड़के का है जिसने हमारी गली के नुक्कड़ पर फल की दुकान खोली है। बहुत नेक लड़का है। पता है, वो मुझसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो मुझे बरसों से जानता है। जानती हो, उसने मुझे देखते ही कहा, आइए भाईजान, आपकी क्या खिदमत करूं? रूही ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस बस, अजनबियों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। जावेद ने हंसकर कहा, जी सरकार, जैसा आप कहें। अगले दिन जावेद नवाब को स्कूल छोड़कर आए तो उनके हाथ में थैला देख रूही ने पूछा, ये क्या ले आए? जावेद ने कहा, सेब हैं। रूही ने कहा, आपको पता है ना काफ़ी सेब रखे हैं, फिर भी ले आए। जावेद ने थैला रखते हुए कहा, बेगम साहिबा, अपनी पेशानी के बल ठीक कर लीजिए, ये तो तोहफा है छोटे मियाँ की तरफ से हमारे नवाब के लिए। रूही ने कहा, कौन छोटे मियाँ? जावेद ने कहा, वही फल वाला लड़का, मैं उसे छोटे मियाँ कहकर बुलाता हूँ, बहुत नेक बंदा है। एक दिन बातों बातों में मैंने उसे बताया था नवाब को सेब बहुत पसंद है। आज उसने सेब देते हुए कहा, इससे उम्दा सेब पूरे कश्मीर में नहीं है, ये मेरे घर के पेड़ के हैं, नवाब को ज़रूर पसंद आएंगे। जावेद ने कहा, बेगम नाश्ता लगवा दो, और वो नहाने चले गए। रूही ने सेब का थैला खोला, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये तो सनम के पेड़ के सेब हैं, इनकी रंगत और खुशबू वो आज तक नहीं भूली थी। उसने एक सेब को सीने से लगाया और उसकी आंख से आंसू बह निकले। अगले दिन सुबह रूही ने कहा, आज मैं भी नवाब को स्कूल छोड़ने चलूँगी। असल में वो उस फल वाले को देखना चाहती थी। बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हुए रूही ने कहा, सुनो, थोड़े खजूर ले लेना फल वाले से। जावेद ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी चलो। रूही ने कहा, आप ही ले आए। वो तो बस ये देखना चाहती थी कहीं ये फल वाला सनम तो नहीं। उसने कार का शीशा नीचे करके झांक कर देखा। अब उसे लगा वो बेहोश हो रही है, ये सनम ही था। अब वो हर वक्त परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था सनम ये सब क्यों कर रहा है। एक दिन रूही ने जावेद से पूछा, आप तो कहते थे ये फल वाला जाने माने बड़े व्यापारियों में से एक है, फिर ये यहाँ दुकान पर? जावेद ने कहा, बेगम, मैंने भी उससे एक दिन यही पूछा था। तो उसने कहा, भाईजान, मैं अपने गुज़रे वक्त को भूलना नहीं चाहता। मैं याद रखना चाहता हूँ कभी मैं इतना गरीब था कि कुछ भेड़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। रूही ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा, कुछ और बताया, कुछ और कहा, कुछ अपने बारे में? जावेद ने कहा, नहीं, उसने बस यही कहा, मैं तो अपनी भेड़ों के साथ खुश था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, तब मुझे पैसे की अहमियत पता चली और मैं लग गया पैसा कमाने। अम्मी अब्बू को आलीशान मकान बनवा कर दिया, साथ ही सहूलियत की हर चीज़ मुहैया करवाई, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था हमारे अम्मी अब्बू के कदमों में ही हमारी जन्नत होती है। अगले दिन जावेद को जम्मू जाना था, इसीलिए रूही नवाब को स्कूल छोड़ने गई। उसने जैसे ही नवाब को स्कूल छोड़ा, वो पलटी, सामने सनम खड़ा था। उसे देखते ही रूही के होश उड़ गए। सनम उससे कुछ बात करना चाहता था, पर रूही तेजी से आगे बढ़कर कार में बैठ गई और ड्राइवर को जल्दी घर चलने को कहा। जावेद शाम तक घर वापस आने को कह गए थे, लेकिन रात हो गई, वो अभी तक नहीं आए। रूही को चिंता होने लगी। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह उसने वहाँ फ़ोन करा जहाँ जावेद गए थे, पर वहाँ से पता चला वो तो दोपहर को ही वहाँ से वापस चल पड़े थे। अब रूही के दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और साथ ही उसको यकीन हो गया कि ये सब कुछ सनम ने किया है।
वो बेतहाशा उसकी दुकान की तरफ भागी और जाते ही सनम को बुरा भला कहते हुए बोली, तुमने ही जावेद को कुछ नुकसान पहुंचाया है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। सनम हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रहा था। अब बर्फबारी तेज़ हो गई थी। रूही ने ड्राइवर को जावेद के सब दोस्तों के यहाँ जाकर पता करने को कहा, पर जावेद के बारे में कुछ ना पता चला। रात होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं गई। रूही रात भर रोती रही। उसने सुबह पुलिस में इत्तला करने का फैसला कर लिया था। रूही पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हो रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने भागकर दरवाज़ा खोला। सामने जावेद व्हील चेयर पर बैठे थे। रूही रोकर जावेद से लिपट गई। जावेद ने कहा, बेगम अंदर तो ले चलो। जावेद के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। रूही ने एम्बुलेंस वाले शख्स को वापस भेजा और जावेद को खुद अंदर लेकर आई। अंदर आते ही एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। जावेद ने कहा, सब बताता हूँ, पहले कहवा तो पिलवाओ। जावेद को कहवा देते हुए रूही ने कहा, खुदा का शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। जावेद ने कहा, खुदा का शुक्र तो है ही, साथ में छोटे मियाँ का भी बहुत बहुत एहसान है हम पर। रूही ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। जावेद ने कहा, उस दिन जब मैं घर लौट रहा था तभी बर्फबारी तेज़ हो गई। घर पहुंचने की जल्दी में मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी से मेरी गाड़ी टकरा गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। बाद में पता चला कुछ भले लोग मुझे पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में था और मेरे सामने बैठा था सनम। हाँ, छोटे मियाँ का नाम सनम है, ये मुझे उसी दिन पता चला। वो उस सरकारी अस्पताल में अपने किसी दोस्त को देखने गया था। वो ही मुझे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लेकर आया। बेगम, उसने सब कुछ ऐसे संभाला जैसे वो कोई मेरा अपना है। एम्बुलेंस में भी वो मेरे साथ ही बैठा था, बिल्कुल गुमसुम। मैंने उससे पूछा, क्या बात है छोटे, तुम हमेशा उदास से क्यों रहते हो? क्या कोई इश्क विश्क का चक्कर है? रूही डरकर बोली, क्या कहा उसने? उसका नाम बताया? जावेद ने कहा, बेगम पूरी बात तो सुनो। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। मैंने कहा, लगता है किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। उसका नाम तो बताओ, जिसने तुम जैसे नेक इंसान के साथ बेवफाई की। रूही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, नाम बताया उसने? जावेद ने कहा, नहीं। कहने लगा, भाईजान अब वो किसी और की अमानत है। मरते दम तक किसी के सामने उसका नाम मेरे लब पर ना आएगा। वैसे भी भाईजान कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उस रात रूही सो न सकी। वो पूरी रात रोती रही। उसे अफसोस था उसने सनम को गलत समझा। वो समझ चुकी थी उस दिन सनम हॉस्पिटल जावेद को ही ढूंढने गया था। रूही सुबह जल्दी उठी, बेटे को तैयार किया और उसे स्कूल छोड़ने चली गई। लौटते हुए उसने ड्राइवर को फल की दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहा। सनम ने रूही को गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था कि वो दुकान की तरफ आ रही है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फल ठीक करने लगा। रूही के पहुंचते ही बिना देखे उसने पूछा, क्या दूं आपको? रूही ने कहा, माफ़ी, मैंने उस दिन आपको बहुत बुरा भला कहा। सनम ने कहा, मैं उस दिन आपके पीछे पीछे नवाब के स्कूल बस ये जानने के लिए गया था, जावेद साहब बड़े आदमी हैं, क्या इसीलिए आपने उनसे? सनम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही रूही, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, सनम की तरफ देखते हुए ना में सिर हिला दिया। उसकी शर्मसार आंखों से आंसू निकलकर रूही के गालों पर बह निकले। उसने कहना शुरू किया, जिस दिन मैं तुमसे आखिरी बार जुदा होकर घर पहुंची, डॉक्टर साहब अब्बू का मुआयना कर रहे थे। अम्मी रो रही थी, पंडित चाचा भी वहीं बैठे थे। अब अब्बू के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो जीते जी मेरा निकाह किसी अच्छे खानदानी घर के लड़के से करना चाहते थे। इस काम का जिम्मा लिया पंडित चाचा ने और अगले ही दिन वो जावेद साहब का रिश्ता ले आए।
अब घड़ी थी मेरे इम्तिहान की। मुझे अपने मरते हुए अब्बू की ख्वाहिश और अपने प्यार में से एक को चुनना था। बस मैंने अपने फ़र्ज़ के आगे अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। तुम बताओ, क्या ये गलत था? और रूही की हिचकियाँ बंध गई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए सनम को कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तुम निकाह कर लो। एक गहरी सांस लेते हुए सनम ने कहा, कैसे कर लूँ? कहाँ से लाऊं दूसरी रूही? और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद वो रूही को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता था। रूही भी भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। सनम की आंखों से आंसू बह रहे थे और उधर एक दीवाना गुनगुनाता जा रहा था, तस्वीर उनके छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे, मन में बसी वो मूरत लेकिन मिटी ना मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए बीते दिनों की। आज रूही और जावेद की शादी को 10 साल हो गए। इसी खुशी में एक बड़ी सी दावत रखी गई। दावतनामा सनम को भी भेजा गया। जावेद ने सनम को जोर देकर कहा, तुम्हें इस बार ज़रूर आना होगा, क्योंकि सनम आज तक कभी उनके घर नहीं गया था। शाम का वक्त है। रूही का घर मेहमानों से भरा हुआ है। भरी महफिल में भी रूही तन्हा सी है। उसके दिल में अजीब सी उथल पुथल है। सनम आएगा या नहीं आएगा? अगर आया तो वो उसका सामना कैसे करेगी? उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। तभी सनम की तरफ से एक आदमी फूलों का गुलदस्ता, फलों का टोकरा, अचार का मर्तबान और एक लिफाफा लेकर आया, जिसमें लिखा था, भाईजान माफ़ करना, किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक। खुदा मेरे हिस्से की खुशियाँ भी आपको दें। रूही जानती थी सनम क्यों नहीं आया। वो उसे किसी पशोपेश में डालना नहीं चाहता था। अब रूही के दिमाग में सनम के कहे गए ये अल्फाज गूंजने लगे, कैसे कर लूँ निकाह, कहाँ से लाऊं दूसरी रूही।